E20 फ्यूल को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। अलग अलग तरह की नैरेटिव बाजार में सेट करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि उससे माइलेज पर काफी ज्यादा असर हो रहा है, गाड़ियों के मेंटेनेंस पे असर हो रहा है, लेकिन वाकई ग्राउंड की क्या स्थिति है? क्योंकि बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां, जिसमें मारुति, टोयोटा ने साफ कर दिया है कि माइलेज में थोड़े बहुत फर्क जरूर पड़ सकते हैं, लेकिन जिस तरह की बातें हो रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह की बातें फैलाई जा रही है, लेकिन क्या कुछ इस मार्केट में होने वाला है? क्या इस ब्लेंडिंग प्रोग्राम पर इसका तो कुछ असर नहीं होगा? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है। विजेंद्र सिंह हैं, डिप्टी सीईओ हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं श्री रेणुका शुगर से, और साथ साथ ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला, इसके लिए धन्यवाद आपका। सर धन्यवाद। सर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी भी राय बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया में एक तरह से कैंपेन, एंटी गवर्नमेंट कैंपेन चलाया जा रहा है कि कैसे इस पूरे ब्लेंडिंग प्रोग्राम को, जिसका फायदा किसानों को, पूरी इंडस्ट्री को हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इसकी मदद मिल रही है, और जिस तरह के इस फ्यूल का दायरा तेजी से बढ़ा है उसको रोकने की कोशिश हो रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सब भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। इथेनॉल की ब्लेंडिंग एक दिन से चालू नहीं हुई है, 2 साल से चल रही है प्रैक्टिकली। और अब लगता है कि कुछ गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है, एवरेज की डिस्कशन हो रहा है। ये डिस्कशन बहुत रिलेवेंट नहीं है। हमने टेक्निकली इवेल्युएट किया पहले भी। हमने बोला कि 20% ब्लेंडिंग करते तो थोड़ा माइलेज डाउन होता है, जरूर होता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन माइलेज देखना तो एक बड़ा टेढ़ी खीर है कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, सिटी में जा रहे हो, आ रहे हो, कितना एवरेज आप निकालते हो, आप कंपेयर भी नहीं कर पाते उसको, इतना माइनर डिफरेंस होता है। तो इसलिए इसकी एवरेज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा सवाल है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं। ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है गाड़ियां इसकी वजह से खराब हो रही हैं। गाड़ियां जो नॉर्मल पुरानी गाड़ियां मेंटेनेंस जैसे मांगती होंगी, लेकिन उसको क्या करते हैं लोग, धीरे धीरे उसको सब चीजें इथेनॉल पे डाल देते हैं। अभी गाड़ी में कुछ हो जाए तो इथेनॉल से खराबी हुई है, वो सही नहीं है। वो आप देखना पड़ेगा रियली गाड़ी कौन सी इथेनॉल से खराब हुई, कौन सी खराब नहीं हुई है। वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। जो ओएम कंपनीज हैं, मारुति है, सुजुकी है, टोयोटा, सबने क्लैरिफाई किया है कि इससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। और उसकी प्रॉपर देखभाल करते रहे इंजन की और पेट्रोल टैंक की, तो वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये भ्रामक प्रचार है। एक अच्छे मिशन को, देश के, उसको डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि इसका फायदा होने वाला नहीं है। और थोड़े थोड़े लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग जो है, वो करते रहेंगे, वो दिन में मामला शांत हो जाए। क्योंकि ये प्रोग्राम अच्छा है, ये किसान के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, कंज्यूमर के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। आप देखिए कि एनर्जी सिक्योरिटी बड़ा इश्यू सब्जेक्ट बनता जा रहा है आज की डेट में। आपके ऊपर एनर्जी सिक्योरिटी नहीं तो आप हमेशा वनरेबल हैं। कोई भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है, कोई भी आपको धमका सकता है कि लोगों में कल को आप तेल बंद कर देता हूँ आपका। एक तो तेल की प्रॉब्लम है, तेल लाना पड़ेगा आपको, लॉजिस्टिक इश्यूज हैं, कॉस्ट बढ़ रही है, आपका फॉरेस्ट की खर्चा हो रहा है। दूसरा, आपके अपने घर में इथेनॉल बनाइए, कंज्यूम करिए, किसान को पैसा दीजिए। तो उसका एम्प्लॉयमेंट है, जो आपने सही बोला, इन्वेस्टमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, टैक्सेशन है, सबका फायदा मिलता है अपने आप को। तो अपनी प्रोग्रेस करना जरूरी है कि दूसरे देश को पैसा भेजना जरूरी है। और इससे पूरा इतने बड़े तबके को, किसानों को फायदा हो रहा है, चाहे वो गन्ना किसान हो या मेज किसान हो या राइस किसान हो, तो वहाँ पर चौतरफा फायदा हो रहा है। और ऐसे ग्रेन्स का भी इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है जहाँ पे जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो फूड ग्रेन के तौर पर जिसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है, वो उसका भी डाइवर्जन हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पूरा एक प्रोग्राम है। इतनी कोशिश के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। E20 के बाद अभी E30 की तैयारी चल रही है, और आगे हो सकता है कि 2022 से पहले जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वहां पे कुछ दिक्कत है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पुरानी गाड़ियां तो सिस्टम से फेज आउट भी होंगी, नई गाड़ियां आएंगी जो पूरी तरह से उससे इक्विप्ड होंगी। कुछ चैलेंजेस जरूर हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रोग्राम है जो पूरी दुनिया में चल रहा है, ये नहीं सिर्फ भारत ही चला रहा है। जो बायोफ्यूल का प्रोग्राम है वो मलेशिया, इंडोनेशिया, यूएस से लेकर ब्राजील तक में चल रहे हैं, वहां तो दिक्कतें नहीं आ रही है। लेकिन सर, एक सवाल मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, सरकार यहाँ पे मैंडेटरी तौर पर जो ब्लेंडिंग वाले फ्यूल बेच रही है, इसमें कोशिश होनी चाहिए क्या अब पूरी तरह से कोई भी सब्सिडी ना दे बिना अब ज्यादा टैक्स के साथ पेट्रोल को अलग से बिक्री करें, और जो ब्लेंडेड वाले हैं उसमें कुछ सब्सिडी दी जाए, कम टैक्स लगाया जाए, और उसमें उसकी बिक्री अलग से हो? ये एक रास्ता अच्छा हो सकता है क्या, ताकि अब महंगा पेट्रोल एक तरफ रहे, तो या तो जिनको लेना है वो या ब्लेंडेड पेट्रोल ले, या फिर पूरी तरह से जो बिना ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल है वो ले ले? ये रास्ता आसान होगा क्या? नहीं, आपने सही कहा है कि हमारा सेशन शुरू से यही है कि कंज्यूमर को चॉइस दीजिए। आप कंज्यूमर 3 चॉइस दीजिए। प्योर पेट्रोल खरीद ले, वो जो रेट आज मिलेगा उसको, ब्लेंडेड खरीद ले 20%, और E85 100 खरीद ले।
जिसका जैसा व्हीकल है वैसा खरीद ले जा करके, वो हिसाब से देख लेगा इकोनॉमी भाई मुझे इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, इसमें नहीं है, तो डिसाइड करेगा मुझे कौन सा फ्यूल चाहिए मेरी गाड़ी के हिसाब से। जब भी आप समझो गाड़ी लेके जाते हैं, आप समझो डीजल की गाड़ी है तो डीजल डलवाते हैं, पेट्रोल गाड़ी पेट्रोल डलवाते हैं, तो वैसे आपको ब्लेंडेड पेट्रोल के बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा, मैं कौन सा डलवाना चाहता हूँ, ब्लेंडेड डलवाना चाहता हूँ प्योर 100% पेट्रोल डलवाना चाहता हूँ, वो डिसीजन आप ले लीजिए बाद में। और जो 85 के जो व्हीकल आएंगे, फ्लेक्स व्हीकल जो आएंगे, वो सुटेबल होंगे इसके ब्लेंडिंग के लिए, तो वहां कोई समस्या नहीं होगी। और सरकार ने ऑलरेडी अपनी मंशा क्लियर कर दिया कि जो ब्लेंडेड पेट्रोल E85 है वो सस्ता बिकेगा, तो आपका जो लॉस कुछ होता है माइलेज में उसका कंपनसेशन अच्छी तरह 82 रुपीज पर लीटर का जो रेट डिसाइड किया गवर्नमेंट ने, उसमें काफी आपका मेकअप हो जाएगा वो, तो अल्टीमेटली आपको नुकसान नहीं होगा फाइनली एज ए कंज्यूमर। बट देखिए इतनी एक छोटी समस्या के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम डिरेल नहीं कर सकते हम लोग। कोई देश नहीं चाहेगा, कोई देश नहीं चाहेगा इतना बड़ा प्रोग्राम डिरेल किया जाए। एक छोटी समस्या को हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, मिल बैठ करके सोल्यूशन निकल जाएगा, समाधान निकल जाएगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम पॉजिटिवली कैसे को आगे लेकर जाए, बजाय के नेगेटिव बोलते जाए, उसको डिरेल कर दें। क्या बिल्कुल, इतना पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है और इतना वक्त लगा है, धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं। जिस तरह के वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हमने देखा भी थी किस तरह की पूरा सप्लाई चेन की समस्याएं आ गई थी, हर चीज़ों में दिक्कतें हो रही थी, उसके बाद भी आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, पूरा फ्लेक्सी फ्यूल को आप डिरेल करने की कोशिश कर रहे थे। ये तो गलत है। चैलेंजेस होंगे, मैं मानता हूं कि माइलेजेस की दिक्कत हो सकती है, 2-4-5% ही कम माइलेज आपको दे रहे हों, और साथ साथ यहाँ पर मेंटेनेंस की भी दिक्कतें हों, लेकिन जैसे जैसे उस तरह की गाड़ियाँ आएंगी, इनोवेशंस होंगी, समय के साथ चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। हाँ, लेकिन एक ये है कि सरकार अगर ऑप्शंस दे तो काम हो सकता है। एक तरफ आप महंगा पेट्रोल खरीदे, दूसरा कम टैक्स वाला ब्लेंडेड फ्यूल खरीदे, या E85 वाला फ्यूल खरीदे, तो ये तीनों ऑप्शन दे सकते हैं। सर, E20 हमने समय से पहले हासिल कर लिया, अब सरकार की E30 की तरफ तैयारी चल रही है। क्या उस रास्ते में कुछ रुकावटें तो नहीं लग रही है आपको, चाहे वो प्रोडक्शन के लेवल पे हो या फिर सरकार के पॉलिसी के लेवल पे हो? देखिए, पॉलिसी में कोई कमी नहीं है, सरकार ने अपनी पॉलिसी बहुत क्लियर दे दी है और बहुत ही अच्छी पॉलिसी दी गई है। उसका मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार का कि आपने बड़ी अच्छी पॉलिसी लेकर के आए हैं। अभी हमें खाली ये देखना है कि E30 जाए कि E85 जाए। मुझे लगता है कि E85 ज्यादा आसान है को ले जाना, क्योंकि गाड़ी भी उसके लिए सूटेबल है और आपको नेटवर्क भी सूटेबल है। तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि आप 85 ज्यादा फोकस करें, अभी E20 को वहां छोड़ दें और 85 के द्वारा इथेनॉल का कंजम्पशन बढ़ाएं, जिससे कि आपका इंपोर्ट के ऊपर कम हो जाए, इंपोर्ट का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और आपका डॉलर भी सेव होएगा और किसान को फायदा भी होएगा। देखिए, हमारे इथेनॉल बनाने में 90% कॉस्ट रॉ मटेरियल की होती है। रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? सरकार किसान के पास से आता है, चाहे राइस हो या कॉर्न हो या गन्ना है, तीनों ही किसान के पास से आते हैं। तो समझो आप जब 1 लीटर इथेनॉल कंज्यूम करते हैं, 90% पैसा आप किसान को दे रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहे हैं। तो इससे अच्छा प्रोग्राम क्या हो सकता है कि हम अपने किसानों का, गांव के एरिया का कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनका इम्प्रूवमेंट, लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। और सर, हमारी स्पेयर कैपेसिटी कितना है? हम कितना ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं इथेनॉल का, ताकि हमारा जो ब्लेंडिंग प्रोग्राम हो वो तेजी से आगे बढ़े? अभी जो हमारी कैपेसिटी लगी हो 35% तक ले जा सकते हैं। 35%, 20% ब्लेंडेड और E85 मिला के 35% तक जा सकते हैं इजीली। तो हमारे पास पर्याप्त कैपेसिटी है, आपका कहना है? बहुत कैपेसिटी है। ओके सर, कुछ शुगर की भी बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है सर, क्या कुछ इस मार्केट में हो रहा है? इंटरनेशनल मार्केट की स्थिति क्या दिख रही है आपको? शुगर में थोड़ा सा टाइटनेस आई है डोमेस्टिक मार्केट में, क्योंकि जो हमारा उत्पादन का जो नंबर था शुरू में, थोड़ा हमने ज्यादा एस्टिमेट किया था भारत ने, हमें इन टोटलिटी में उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो एक बैलेंसिंग चीज पहुंच रही है, जहाँ कंजम्पशन और प्रोडक्शन बराबर और मैच हो रहा है, और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास लगता है 4 मिलियन 40 लाख टन के प्लस माइनस रहने वाला है। वो 1.5 महीने के लिए काफी है। तो अगर फैक्ट्री अक्टूबर एंड में और नवंबर फंसी हुई चल जाती हैं तो कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। अलियनों का जो हवा था वो भी खत्म हो गया, बारिश सब अच्छी हो रही है, बारिश सब जगह ठीक हो रही है, तो उत्पादन में ठीक होने वाला है। तो मुझे लगता है चिंता की बात कोई नहीं है। थोड़ा बहुत इस टाइम शुगर के रेट बढ़ने चाहिए, बढ़ते भी हैं। उसका कारण ये है कि गन्ने रेट बढ़े थे और चीनी के रेट नहीं बढ़े थे बहुत सालों से, तो वो एक बैलेंस बनना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम फैक्ट्री किसानों को पेमेंट नहीं कर पाती है, तो अल्टीमेटली उस सफर किसान को के ऊपर इम्पैक्ट आता है, उसका वो सफर करना पड़ता है किसान को। तुम्हारा मानना है कि ये जो प्राइस बढ़ा है ये चलता रहना चाहिए, अगले साल चलता रहे, और मिले भी ठीक टाइम पे चलेंगी और गन्ने का ठीक से पेमेंट करेंगे, तो ये हेल्थी सिचुएशन है मेरे हिसाब से। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है।
ओके, तो आपको नए सीजन को लेकर भी आपको चिंता नहीं लग रही, क्योंकि मानसून में जिस तरह से शार्प रिकवरी हमने जुलाई के पहले हफ्ते में देखा है, तो उससे चिंताएं काफ़ी हद तक कम हो गई है। प्रोडक्शन को लेकर भी चिंता नहीं है, और आपको लग रहा है कि 40 लाख टन का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा इस सीजन के अंत में 30 सितंबर के बाद, वो पर्याप्त होगा। 2 महीने के बाद फिर नई चीनी भी मार्केट में आनी शुरू हो जाएगी। सर, एक सवाल मैं यहाँ पे ये भी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस बार चिंताएं काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे थे, एक्सपोर्ट पर भी सरकार ने अचानक से पाबंदी लगा दी। क्या आगे के लिए रास्ता कैसा दिख रहा है? क्या कुछ नए रास्ते हैं? और एक मिलर के तौर पे आपको चैलेंजेस अभी क्या दिख रहे हैं? क्योंकि आप लोगों की लगातार डिमांड रही थी एमएसपी को लेके, साथ साथ इथेनॉल के प्राइसेस के रिवीजन को लेकर, वो डिमांड अभी भी बरकरार है क्या? बिल्कुल बरकरार है क्योंकि देखिए गन्ने रेट बढ़ते गए हैं और शुगर के रेट, इथेनॉल के रेट नहीं बढ़ाए हैं सरकार ने। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है सरकार से कि उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इंडस्ट्री सिक नहीं होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्री फाइनेंस सिक हो जाती है तो सबको तकलीफ होती है। तो हमारा मानना यह है कि अगर जो रीजनेबल जो हमारा कैलकुलेशंस हैं, जो एक्सपर्ट ने कैलकुलेशन दी है, उसके हिसाब से एमएसपी बनना है वो बढ़ जाए, एमएसपी अपने लेवल पे आ जाए, सही लेवल पे आ जाए, और इथेनॉल के रेट भी बढ़ जाए जो बढ़ने चाहिए। जिस हिसाब से रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी है, गन्ने की कॉस्ट बढ़ी है, उस हिसाब से इथेनॉल के रेट बढ़ने चाहिए। इथेनॉल के रेट पिछले 3 साल से नहीं बढ़े, 3-4 साल से नहीं बढ़े। तो वो जरूरी है कि बैलेंस बना के चला जाए। ओके ओके, चलिए अब देखते हैं सरकार उस पर कब अमल करती है, तो लंबे समय से डिमांड है। चलिए, इसी नोट पर आपका शुक्रिया कहेंगे सर, आपने वक्त निकाला, एक अहम मुद्दे पर राय दी और हमारे दर्शकों को जागरूक भी किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। तो ये विजेंद्र सिंह जी थे, श्री रेणुका शुगर्स के ईडी भी हैं, डिप्टी सीईओ भी हैं और एआईडीए के प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। चलिए, इसी तरह के बड़े इंटरव्यूज के लिए आप बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी के साथ। नमस्कार।